जय हिंद प्यारे साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से इस मास्क विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हम एक्ट चालू किए थे और एक्ट आधा तक हो गया था 1773 तक। आज 1786 का एक्ट चालू करेंगे और यहाँ से चलेंगे 1853 के एक्ट तक कि यहाँ से ब्रिटिश कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या रिलेशन रहा और ब्रिटिश कंपनी क्यों भारत में एंट्री करी, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी क्यों यहाँ से कंपनी का पतन हो गया, ये सारी चीज़ हम बताएंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम क्या था, एक बार इसको डिटेल में समझते हैं कि 1786 का अधिनियम क्या था। 1786 का अधिनियम यह था कि ब्रिटिश ब्रिटिश कंपनी ये नहीं चाहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सिर्फ अकेला राज्य करे, और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी इतना धांधली कर रही थी कि यहाँ ब्रिटिश कंपनी को कोई बात नहीं मान रही थी। और इंडिया में राजनीतिक मामले और व्यापारिक मामले पे ये दोनों खुद ऑलरेडी संभाल रहे थे, इसलिए ब्रिटिश कंपनी ऐसा नहीं चाहती। ब्रिटिश कंपनी चाहती थी कि व्यापारिक जितना भी हो ब्रिटेन के, वो सारे इंडिया में आकर के व्यापार करें। तो 1786 का अधिनियम सिर्फ कुछ बड़ा नहीं है, बस इतना है कि वहाँ से ब्रिटिश कंपनी इंडिया में लॉर्ड कॉर्नवालिस को भेजे कि आप वहाँ जाइए, गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त होइए और वहाँ पर आप काम कीजिए आप अपने हिसाब से। और अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही क्यों इंडिया भेजा गया। इसलिए इंडिया भेजा गया ताकि लॉर्ड कॉर्नवालिस हो, वो बहुत ईमानदार तरह के व्यक्ति थे और वो ब्रिटिश कंपनी चाहती कि ये इंडिया में जा करके सिर्फ ईमानदारी की तरह और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस पर भी अपना हक जमाए और अच्छे तरह से काम करे। तो पॉइंट भी नोटेड, फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत भेजकर गवर्नर जनरल का पद नियुक्त किया गया। पद पर नियुक्त किया गया। लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत अच्छे तरह के व्यक्ति थे, ईमानदार थे और काम बहुत अच्छे तरह से करते थे। इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा ब्रिटिश कंपनी को कि हमको दो शर्तें हमको मानने दीजिएगा, तब हम वहाँ जाएंगे गवर्नर जनरल के पद पर। वो दो शर्तें रखे थे, लेकिन वो दो शर्तें भी अंत में ब्रिटिश कंपनी को मानना पड़ा। क्यों मानना पड़ा? क्योंकि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे ना, वो बहुत अच्छे तरह के आदमी थे, वो बहुत अच्छी तरह से काम करते थे, अमेरिका में भी अच्छी तरह से काम किए थे, भले ही वहाँ हार गए थे जाकर के। इसलिए वो ब्रिटिश कंपनी को दोनों शर्तें मान करके फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस को इंडिया भेजा गया और गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ये दोनों शर्तें क्या थी। पहला शर्त थी कि इनको भारत के अंदर कमांडर इन चीफ जो है, इनको तीनों का सदस्य नियुक्त किया जाए, पहला ये शर्त था। और दूसरा शर्त यह था कि पहले क्या होता था, गवर्नर जनरल के जो सहायक पद थे उसका भी गवर्नर जनरल का बात माननी पड़ती थी। लेकिन कॉर्नवालिस ने कहा कि अगर विशेष मामले में अगर होगा तो हम वहाँ पे उसका सहायक का बात नहीं मानेंगे, सिर्फ गवर्नर जनरल जो मेरा बात होगा वही बात चलेगा। पहला शर्त ये था इनका लिखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस का शर्त लिखना। शर्त में पहला शर्त ये था इसको कमांडर इन चीफ का पद घोषित किया जाए। पद दिया जाए। और दूसरा शर्त इसने दिया था कि हम वहाँ जाएंगे ना, तो अगर ठीक है, अगर बात मानने लायक होगी तो हम अपने सहायक का बात मानेंगे, अगर बात नहीं मानने का होगा तो उस समय सिर्फ मेरा चलेगा। मीन्स हम उसका बात नहीं मान सकते हैं बड़े विशेष मामलों पर। तो यहाँ पे सिर्फ छोटा सा नोट करना, विशेष मामलों में गवर्नर का फैसला। बस इतना ही नोट करना शॉर्ट में, गवर्नर का फैसला। और सेकंड में क्या था कि वो लॉर्ड कॉर्नवालिस बोले कि हम जो गवर्नर जनरल का जो सहायक है हम उसका बात नहीं मानेंगे। ठीक है, नोट करना है यहाँ पे।
आगे लिखना 1793 का चार्टर कानून। सत्रह सौ तिरानवे का चार्टर कानून क्या था, एक बात में समझते हैं। कंपनी को शुरू से ही 20 वर्षों तक उसको रेन्युअल करा दिया जाता था। तो 1793 में भी चार्टर कानून आया था ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, कि आप 20 साल और कंपनी, आप ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में आप चला सकते हैं, और दूसरा कोई व्यापार 1793 तक भारत में व्यापार करने नहीं जाएगा। खासकर ब्रिटिश सरकार के द्वारा कोई भी कंपनी भारत में काम करने नहीं जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह पे। आगे फिर बताएंगे कि चाइना के साथ कैसे व्यापार के लिए सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ा गया, चाय के साथ क्यों छोड़ा गया, फिर ये दोनों का पतन हो गया, फिर 1857 क्रांति के समय ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से विलुप्त हो गया। ठीक है। 1793 का चार्टर कानून यही था कि फर्स्ट नंबर नोट करना कि इसको 20 वर्षों तक ये खुद और कंपनी चला सकते हैं ईस्ट इंडिया में। मतलब लिख लो पॉइंट भी कि 20 वर्षों का कंपनी का रेन्युअल, इस 20 वर्षों तक कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में राज कर सकती है। लेकिन ब्रिटिश कंपनी ये नहीं चाहती थी कि इससे सिर्फ अब तुम ही वहाँ पे कंपनी पे राज करो, क्योंकि यहाँ फिर ब्रिटेन में क्या हुआ कि और कंपनी वाले जो थे वो बोलने लगे कि नहीं, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों भारत पे राज करेगी, भारत में बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही है, क्योंकि भारत की आबादी थी उस समय। तो और भी तो ब्रिटिश सरकार पे क्या हुआ कि वहाँ दबाव बढ़ने लगा और बोला गया कि, और कंपनी वाले बोले कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों भारत पे राज करेगी, हम भी जाएंगे, हम भी कमाएंगे। तो ब्रिटिश सरकार पे ओवरलोड ज़्यादा चलने लगा, इसीलिए ये 1793 यहाँ पे ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन 1793 ब्रिटिश कंपनी डायरेक्ट बोली कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक वाली, वो उसका सैलरी आप भारतीय देंगे और काम वो ब्रिटिश सरकार के लिए करेगी। मीन्स आप समझ रहे हैं किस हिसाब से ये बोल रहे हैं। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो बोले क्या, सो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर मीन्स जो राजनीतिक कार्यों में जो काम कर रहे थे, हम कल के क्लास में बताए थे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की सैलरी कंपनी देगी, लेकिन ये काम ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए करेंगे। ब्रिटिश सरकार के लिए करेगी। तीसरा पॉइंट नोट करना। इसके बाद ये इन्होंने कहा, क्या कहा, यहाँ तक तो आया, तो पहले भी हम कल बताए थे कि 1777 रेगुलेटिंग एक्ट में कि वहाँ न्यायालय का जो गवर्नर जो फैसला सुनाते थे उस पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। और ये 1793 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें भी यही कहा गया कि जो गवर्नर जनरल है ना, उसका पद और भी रिक्त कर दिया गया। मतलब उसका गवर्नर जनरल का जो फैसला आता था वो इतना ज़्यादा हाई कर दिया गया कि वो बंगाल, मद्रास और कलकत्ता जैसे प्रेसिडेंसी में भी ये जो गवर्नर है वो फैसला सुना सकता था। बना सुपर पावर, यहाँ लिखना कि गवर्नर जनरल बना सुपर पावर, गवर्नर जनरल बना सुपर पावर। सुपर पावर कैसे कि अब ये तीनों फॉर्मेट,
बंगाल, मद्रास, कोलकाता, इस पर भी पावर, इस पर भी फैसला सुना सकते थे, लेकिन इसका जो फैसला था बंगाल, मद्रास और कोलकाता, कोलकाता इस पर पहले ये तीनों जो है बंगाल और मद्रास और कोलकाता, ये तीनों का फैसला पहले बोल दिए गए थे कि ये तीनों ऑलरेडी खुद कानून बना सकते हैं, राज्यपाल और उसके अंतर्गत जो भी कानून होगा वो बंगाल, मद्रास, कोलकाता खुद बना लेंगे। लेकिन ये 1797 के चार्टर कानून में कहा गया कि गवर्नर जनरल जो होगा वो किसी भी भारत के अंदर कहीं भी कानून बना सकता है। समझ गया? ठीक है, नोट करिए। इसमें एक चीज और लिखना है, दिखाते हैं, ठीक है? नीचे लिखना बाबू। और इसमें क्या कहा गया है कि कमांडर इन चीफ है, पहले कमांडर इन चीफ क्या होता था कि जो भी आर्मी का वरिष्ठ अधिकारी होता था वही कमांडर इन चीफ बन जाता था। लेकिन अब जो कहा गया है कमांडर इन चीफ वही बनेगा जिसको आप कंपनी द्वारा स्पेशली इनवाइट किया जाएगा। पहले क्या होता था कि आर्मी का कोई भी पदाधिकारी बड़ा रहता था ना, आर्मी का कोई वरिष्ठ पदाधिकारी, लिखना आर्मी का कोई भी वरिष्ठ पदाधिकारी कमांडर इन चीफ बन जाता था। पर कंपनी के द्वारा कहा गया कि उसे जब तक स्पेशल इनवाइट नहीं किया जाए, दिख रहा है आप लोग को यहाँ? शायद नहीं दिख रहा होगा, हम ऊपर लिख देंगे। स्पेशली कुछ खास नहीं था, बस इतना है कि स्पेशल इनवाइट किया जाएगा तब आप कमांडर इन चीफ कहलाएंगे, नहीं तो आप कमांडर इन चीफ नहीं कहलाएंगे। पहले क्या होता था, आर्मी का जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी था वो कमांडर इन चीफ कहला जाता था, लेकिन इसके नियम के अनुसार आप 1793 के बाद ऐसा नहीं होगा। अब 1793 के बाद यहाँ जैसे लिख दिए 20 वर्षों का कंपनी का रूल बढ़ा दिया गया, तो 1793 के बाद अब 20 वर्षों के बाद ही कोई एक्ट आएगा। इसके बीच में ना संशोधन हुआ, डायरेक्ट 1793 के बाद 20 वर्ष कितना आएगा? 1813। नेक्स्ट टॉपिक डालना 1813 का चार्टर कानून, ठीक है? तब तक ये नोट करेंगे। एक मिनट बाबू रुकना, कैमरामैन गायब हो जाते हैं, क्या बताएं। आज 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटा लगे, आज खत्म कर देंगे कंपनी का शासन।
आज इंडिया से उसको बिगला के रहेंगे, चाहे कैसे भी भागे। नेक्स्ट टॉपिक डालना 1813 का चार्टर कानून। इस चार्टर कानून का एक मेन मकसद यही था कि अब ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि कंपनी अब अकेले राज करे, क्योंकि हमने इससे पहले 1791 में बता दिया कि कंपनी सरकार बहुत ज़्यादा जोर पड़ रही थी कि वहाँ के बिजनेसमैन बोल रहे थे कि अब हम भी जाएंगे इंडिया में राज करने के लिए, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों राज करे। तो यहाँ से डायरेक्ट एक ही चलेगा कि यहाँ से मोनोपोली खत्म कर दिया गया था। मोनोपोली खत्म करने का मतलब है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ राज नहीं करेगी, दूसरा कंपनी भी आकर के इंडिया पर बिजनेस कर सकती है। यहाँ लिखना सिर्फ यहाँ से फिर 20 वर्ष का कंपनी का रिन्यूअल दे दिया गया था। यहाँ लिख देना है, पॉइंट बी नोटेड बाबू फर्स्ट, कि 20 वर्षों का कंपनी का रिन्यूअल। कंपनी का रिन्यूअल। दूसरा लिखना हमने एक अक्षर लिखा मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली वो चीज होता है जिस पर कंपनी का पहले से एक अकेला राज कर सकता था, और मोनोपोली लागू होने के बाद अब वो कंपनी का उससे अधिकार हट जाता है और कोई भी कंपनी आकर के उस पर राज कर सकती है। ठीक है, बीस वर्षों का कंपनी रिन्यूअल कर दिया, तो 1813 के बाद 20 वर्ष हो गया, तो कितना हो गया? 1833। फिर 1833 पे चलेंगे। ठीक है, 1833 का कानून क्या कहता था, और यहाँ से कंपनी का मोनोपोली खत्म कर दिया गया था। तीसरा पॉइंट नोट करना कि यहाँ पे ब्रिटिश सरकार को क्या लगा कि अब इंडिया के लोगों को ना हमको शिक्षा देने की जरूरत पड़ रही है, कि अब इंडिया के लोग पढ़ाई करें, क्योंकि अब बहुत दिन हो गया कि 1600 ईस्वी से 1813 213 वर्षों तक यहाँ तक तो शासन कर लिया, लेकिन हालांकि अभी और शासन करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ब्रिटिश सरकार अब ये नहीं चाहती थी कि भारत को लोगों को अब इतना उसको अंदर से तोड़ दिया जाए ताकि वो कंपनी पर ही भारी पड़ जाए। इसलिए ब्रिटिश कंपनी यहाँ पे डायरेक्ट बोली कि सो अब हम इंडिया के लोगों को शिक्षा देंगे। तो यहाँ से एक चीज नोट करना कि ब्रिटिश कंपनी के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा 1 लाख पर ईयर 1 लाख पर ईयर दिया जाने लगा। 1 लाख पर ईयर शिक्षा और विज्ञान पर खर्च करने के लिए दिया जाने लगा। दिया जाने लगा, लेकिन हमने यहाँ क्या बोला? मोनोपोली खत्म कर दिया गया। अगर कंपनी का मोनोपोली खत्म कर दिया गया तो पूरी तरह से ये 1813 में मोनोपोली खत्म नहीं कर दिया गया। अब यहाँ पे 5 मिनट आप बात हमको ध्यान से सुनना कि 5 मिनट हम कहना क्या चाहते हैं। नोट कर लिए? 5 मिनट अब ध्यान से सुनना चाहिए। यहाँ
मोनोपोली 1813 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली खत्म कर दिया कि आप अकेले राज नहीं कर सकते हैं, दूसरी कंपनी भी वहां राज करने के लिए जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के कि नोट कि आप चाय और चीनी के साथ व्यापार, चाइना के साथ व्यापार, चाय और चाइना के साथ व्यापार, याद रखना है, याद करने में कोई बात ही नहीं, लेकिन दो ही चीज है, चाय और चाइना के साथ व्यापार। इस पर आप अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही शासन था, शासन नहीं मतलब इस पर बिजनेस। आप बोलिए सर कि सारे चीज का खत्म कर देंगे लेकिन चाय और चाइना के साथ व्यापार ये दोनों क्यों नहीं खत्म किया? तो अब यहाँ सुन, चाय पर इसलिए नहीं खत्म किया क्योंकि चाय पर ब्रिटिश कंपनी को बहुत ज्यादा यहाँ से टैक्स जाता था, और दूसरा कंपनी आएगी तो फिर वो अपना मार्केट में फिर वैल्यू बढ़ाएगी, फिर चाय बेचेगी, फिर उसके बाद कुछ करेगी, फिर टैक्स जाएगा। लेकिन यहाँ तो ईस्ट इंडिया कंपनी 213 वर्षों से ऑलरेडी शासन कर रही है, तो कंपनी ये नहीं चाहती थी कि हम चाय को भी सारे व्यापारी के साथ दे दे, सारे व्यापारी के साथ दे देंगे तो ये फिर इसका टैक्स बहुत कम जाएगा ब्रिटिश कंपनी के द्वारा। इसीलिए ब्रिटिश कंपनी कभी ये नहीं चाहती थी, इसीलिए चाय के साथ व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ही चुना, क्योंकि ये कंपनी 213 वर्षों तक शासन कर चुकी थी, ठीक है। और दूसरा चाइना के साथ व्यापार, चाइना के साथ व्यापार के लिए इसीलिए भी नहीं छोड़ा क्योंकि इसके मुख्यतः दो कारण थे। पहला कारण ये कि चाइना उस समय बहुत डेवलप कंट्री नहीं थी लेकिन फिर भी थी, और चाइना के साथ व्यापार के लिए सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी एक ही कंपनी जा सकती थी, इसलिए ताकि ये ब्रिटिश कंपनी ये नहीं चाहती थी कि सारे व्यापारी इंडिया में जाए और सारे व्यापारी इंडिया में जाएंगे तो फिर सारे व्यापार फिर चाइना के साथ व्यापार करने लगेंगे। लेकिन चाइना के फिर यहाँ राजनीतिक मामलों में दिक्कत इसलिए आने लगी कि क्योंकि चाइना वाले ये नहीं चाहेंगे कि ठीक है ना, हमरे एक कंपनी के साथ क्या दिक्कत हुई कि और कंपनी आने लगे। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ये नहीं चाहती थी कि चाइना के साथ कोई और चीज हो और चाय के फिर भी कोई और चीज हो। चाय के साथ तो टैक्स जाता था ब्रिटिश सरकार को, और चाइना के साथ इसलिए नहीं तोड़ना चाहते क्योंकि उसका राजनीतिक मामला खराब हो जाएगा, क्योंकि नया नया जो कंपनी जाएगी वो किस तरह से व्यवहार करेगी किसी और के साथ, ऐसा कोई बात नहीं है। नया में पुराने में बहुत चीज का अंतर था, इसलिए चाइना के साथ व्यापार के लिए इनको रहने दिया, ठीक है। कंपनी को यही दो राहत मिली थी लेकिन यहाँ के बाद फिर कंपनी का पतन होना शुरू हो गया था 1833 के बाद ही कंपनी 1813 के बाद ही कंपनी का पतन होना शुरू हो गया था, ठीक है। चौथा में लिख रहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी के दो चीजों पर छूट दी, पहला चाय पे और दूसरा चाइना के साथ व्यापार। कारण भी नोट कर लेना कि इसका रीजन था टैक्स और इसका रीजन था राजनीतिक मामला कहीं खराब ना हो जाए। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ कंपनी का पतन शुरू हो गया था, यहाँ से ब्रिटिश सरकार जो है भारत के लोगों के लिए सोचा भी 1 लाख रुपया पर शिक्षा और विज्ञान पे खर्च करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया। लेकिन ये 1 लाख रुपया, बोलिए सर 1 लाख रुपये में क्या होगा? उस समय 1813 के ईस्वी में 1 लाख रुपया बहुत बड़ी रकम होती थी, ठीक है।
तो 1 लाख रुपए उस समय की बहुत इनकम थी, ठीक है, आप नोट करना। और चौथा एक नोट और करना कि यहीं से ब्रिटिश सरकार जो है भारत में अपने देश से ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा एक एक धर्म प्रचारक था, उनका नाम ही नहीं याद है, बताते हैं, धर्म गुरु को भेजा था इंडिया में कि आप इंडिया में जाइए, धर्म प्रचार कीजिए और वहाँ हॉस्पिटल का व्यवस्था करवाइए, हॉस्पिटल खोलिए, हॉस्पिटल और स्कूल खोलिए। ब्रिटिश सरकार द्वारा इंडिया में भेजा गया, क्योंकि 1813 से ही ब्रिटिश सरकार सोचने लगा, लेकिन हालांकि ये पूरी तरह से अप्लाई नहीं किए थे, बस इंडिया के बारे में, लोगों के बारे में सोच रहे थे, लेकिन पूरी तरह से ये लागू नहीं हुआ था। पांचवा नोट करना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा धर्म प्रचारक को इंडिया में भेजा गया, और बोला गया कि आप भारत जाइए और स्कूल और हॉस्पिटल खोलिए। हम बहुत तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं, इस कहानी, इस तुरु कहानी की तरह कोई और किताब में नहीं समझाया गया, ठीक है, हम तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं कि धर्म प्रचारक को भारत में भेजा गया था और बोला गया था कि आप भारत जाइए और उसके स्कूल और हॉस्पिटल खोलिए। नेक्स्ट टॉपिक डालना है 1833 का चार्टर कानून। आह, 1833 का चार्टर कानून, सॉरी, और 1833 का चार्टर कानून क्या था, एक बार इसको थोड़ा संक्षेप में पढ़ते हैं कि 1813 में कंपनी क्या की, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या की, कंपनी को सिर्फ 2 चीजों पर छूट दी थी, एक चाय और चाइना के साथ व्यापार। लेकिन 1833 आते आते ब्रिटिश सरकार अब ये दोनों को भी उससे ले लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी से, कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है शासन करेगी उस पर भी, लेकिन और जो वहां के आदमी थे वो भी उस पर करेंगे। 1833 का चाय और, नोट करना, चाय और चाइना के साथ व्यापार, ये दोनों भी छीन लिया गया इनसे। आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। यहाँ से इन लोगों को भी छीन लिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो हो गई थी वो, और कंपनी जो थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो एक कंपनी इंडिया में भेजे गए थे 1813 के अधिनियम के तहत, उस कंपनी की तरह हो गए थे, मतलब कि यहाँ से अब शासन खत्म हो गया था कंपनी का।
यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये एक लोकल कंपनी की तरह हो गई थी, जिस तरह सारे कंपनी व्यवस्था कर रहे थे। ठीक है, दूसरा नोट करना यहाँ पे कि यहीं से फिर अब क्या लगा कि अब इंडिया के लोगों को भी ना जॉब देना चाहिए। जॉब तो हालांकि पहले मिलता था, लेकिन यहाँ से एक चीज और हटा दिया गया कि अब रंग और जाति के आधार पर भारतीय लोगों को जॉब नहीं मिलेगी। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जॉब मिलेगी, लेकिन रंग और जाति के आधार पर। मतलब पहले क्या रहता था, ये गोरा है तो इनको जॉब दे दिया जाए, और ये इस जाति के हैं तो इनको जॉब दे दिया जाए। लेकिन अब ये हटा दिया गया था कि रंग जाति के आधार पर भारतीय लोगों को जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट नोट करना, लिख लिए। यहाँ से आप देख रहे हैं कि 1833 से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो पूरी तरह से इनको खत्म कर दिया जा रहा है। मीन्स अब यहाँ से आपको लगता है कि यहाँ से फिर कंपनी उठ पाएगी? तो इसीलिए यहाँ से क्या गया था, पहले बंगाल में गवर्नर जनरल हुआ करते थे। अभी तक गवर्नर जनरल ही थे, 1833 यानी 32 तक गवर्नर जनरल ही थे। लेकिन 20 वर्षों के बाद फिर रिन्यूअल हुआ कंपनी का, तो उसमें क्या कहा गया कि जो अब गवर्नर जनरल है ना, गवर्नर जनरल का पद अब गवर्नर जनरल नहीं कहलाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएगा। गवर्नर जनरल का पद अब गवर्नर जनरल इंडिया कहलाएगा। और पहले गवर्नर जनरल कौन कहते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कोई था तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। यहाँ लिख लेना ब्रैकेट में, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नोट करो बाबू तो जल्दी में। अब गवर्नर जनरल का पद जब गवर्नर जनरल इंडिया कहलाएगा ही, तो मतलब अब सारे कानून जो होगा अब सिर्फ एक देश का एक ही मालिक होगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझो गवर्नर जनरल का पद है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाने लगा, तो मतलब पूरा इंडिया का जो कानून हो वो गवर्नर जनरल इंडिया ही बनाएगा। अब यहाँ से मद्रास, मुंबई और कोलकाता जितने 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 बड़े बड़े प्रेसिडेंसी थे, उन सबको भी हटा दिया गया था और डायरेक्ट कहा गया था एक देश एक कानून। इसी में कहा गया था, लिख लेना नीचे, कि एक देश एक कानून, एक देश एक कानून। ठीक है, पानी में। अठारह सौ तैंतीस तक तो आ गए थे। 1858 में कंपनी का पतन हो गया था, 1857 की क्रांति के बाद। तो 1833 के बाद 1857 इनको 20 साल का रिन्यूअल दे दिया गया था।
1833 के बाद ये छोटा ही नोट है, नोट कर लेना, बस 2 ही पॉइंट है इसमें। 1833 के बाद 20 साल के बाद 1853, तो 1853 बोर्ड पे पानी ज्यादा। नेक्स्ट टॉपिक 1833 के बाद 20 साल का रेनुअल दे दिया गया था कंपनी को। तो अब 1853 का चार्टर कानून क्या कहता था? 1853 का चार्टर कानून बस कुछ बड़ा नहीं है इसमें। जैसे कि 1833 में हमने आपको बताया कि यहाँ से फिर लोगों को जॉब देना शुरू हो गया था, और जो इसमें बोल दिया गया था कि आप जाति धर्म और रंग के आधार पर आप किसी को जॉब नहीं दे सकते। 1853 में ही अब एक बड़े नया मोड़ आया था यहाँ पर, कि यहाँ से आपको सिविल सेवा जो परीक्षा था, यहाँ तो पहले नंबर एक चीज नोट करना कि कंपनी के साथ बहुत बड़ा खेला हो गया। आपने देखा कि 1813 में कंपनी को 20 साल का रिन्यूअल दिया, वहां से चाय और चीनी का साथ का व्यापार का जो था वो सिर्फ दिया। 1833 आते आते ये दोनों भी छीन लिए गए, कंपनी चाय के साथ और कंपनी के साथ चाइना के साथ व्यापार, ये दोनों भी छीन लिए। लेकिन 20 साल का टर्नओवर नहीं छोड़ा, 20 साल का टर्नओवर देते रहे। और 1853 आते आते ना इनको क्या कि 20 वर्ष का जो था, 20 वर्ष का जो रिन्यूअल था उनको नहीं दिया गया, मतलब कंपनी का कोई टाइम पीरियड दिया ही नहीं गया। कंपनी का कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया, टाइम पीरियड नहीं दिया गया। अब यहीं से 1853 में सिविल सेवा परीक्षा की स्थापना की गई थी, मतलब यूपीएससी जिसको कहा जाता है, जो आपको इंडिया में नहीं दे करके आर्टिकल 315 के अंदर वो भी हम पढ़ाएंगे। यूपीएससी जो सिविल सेवा परीक्षा होती है, सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई थी। लेकिन ये जो सिविल सेवा परीक्षा जो है वो इंडिया में न लेकर के ये ब्रिटेन में दिया जाता, ब्रिटेन के लोगों को ब्रिटेन जाकर दिया जाता था, जिसमें इंडिया के लोग भी जाते थे। यहाँ सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई थी, तो ब्रिटेन जाकर के इंडिया के लोग भी जाते थे। ठीक है, ये जो था 1853 का पीरियड, ये लास्ट पीरियड रहा था। इसके बाद फिर कोई व्यवस्था नहीं आए थे, और यहीं से कंपनी के द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई थी, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर में अब कानून की भी व्यवस्था की जाएगी, और इंडिया के लोग भी अब इलेक्शन लड़ सकते थे। पूर्णतः तो नहीं लड़ सकते थे, लेकिन इंडिया में अब लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई थी। बस इतना ही था 1853 का चार्टर कानून। बस यही था कि इसमें कंपनी का कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया था कि अब कंपनी अब कितना साल तक इंडिया में राज कर सकती है। और सिविल सेवा की परीक्षा की यहाँ से शुरुआत की गई थी, जो इंडिया के लोग भी ब्रिटेन जाकर के दे सकते थे, इंडिया के लोग भी गए थे। और लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई ताकि कोई भी कानून अब हो छोटा मोटा तो वो इंडिया के अंदर ही बनाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ मेन मुद्दा अभी क्या आता है, ये कंपनी का शासन अब यहाँ से खत्म हो गया। 1853 तक है, 4 साल और कंपनी यहाँ पे राज की 1857 तक। और 1857 आते आते 1857 की क्रांति आई, जिसमें मेरे रानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, बहुत सारे जो नाना तात्या टोपे दिल्ली से बहुत सारे ऐसे हमारे वीर जवान हुए जो 1857 के कंपनी में भाग लेकर के क्रांति में, और ये कंपनी को बोले कि आप झोला बिस्तर समेटिए और ब्रिटेन चले जाइए। यहाँ से कंपनी का पूरा 1857 आते आते इंडिया कंपनी का पूरा शासन खत्म हो गया। तो कितना वर्षों ने इंडिया कंपनी शासन किया? 257 वर्षों तक इंडिया पे शासन किया। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पे आप नोट करिएगा कि
1600 ईस्वी में राजलेख के द्वारा ही, आपको लिखने वाले कोई टॉपिक नहीं, 5 मिनट आप बात ध्यान से चलिएगा कि 1600 ईस्वी में ही कंपनी, ब्रिटिश कंपनी ने इनको राजलेख दिया कि आप इंडिया में जाइए, जॉब की कंपनी चलाइए, व्यापार चलाइए। लेकिन 1853 आते आते कंपनी ही बोल दी कि अब आपको हमें जरूरत नहीं है। क्यों? आप थोड़ा माइंडली सोचिए कि क्यों कंपनी बोल, क्योंकि टैक्स भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाती थी, कोई भी फायदा होती तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिलती थी। लेकिन यहाँ कंपनी ने एक ही चीज गलती की कि इनको व्यापारी करने आना था, ये सिर्फ व्यापार करते, लेकिन ये व्यापार न करके राजनीतिक मामलों में उलझ फिर करके कंपनी भी गई और इनका राजनीतिक मामला भी गया, और यहाँ पर से कंपनी का शासन खत्म हो गया 1857 आते आते। और फिर और कंपनी आई थी, वो धीरे धीरे फिर 1857 आते 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 सारे कंपनी खत्म हो गए। फिर 1857 में भारत की क्रांति स्टार्ट हुई, उसके बाद फिर पूरा खत्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में कल संडे है, कल हम क्लास नहीं लेंगे, कल होगा तो हम टेस्ट लेंगे, लेकिन टेस्ट अभी नहीं ले सकते हैं। और फिर हम मिलते हैं मंडे को, फिर से एक नई एक्टिव शुरुआत करेंगे। 1858 से 1947 तक स्टार्ट करेंगे। वो एक क्लास में अगर 1 घंटा क्लास होगा तो हम चाहेंगे कि उसका एक ही क्लास में पूरा खत्म कर दें। फिर हम भारत का संवैधानिक विकास पढ़ ही लिए, संविधान सभा पढ़ेंगे और फिर आर्टिकल स्टार्ट कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।